नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित होते हैं। कहते हैं कि बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा मिल जाए तो बच्चों का भविष्य संवर जाता है। पर आज के शिक्षा जगत में मकड़जाल की तरह फैले हुए शिक्षण संस्थानों में से माता पिता कैसे पहचाने कि जो शिक्षण संस्थान वो अपने बच्चों के लिए चुन रहे हैं वो उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में कैसे सफल होगा। इसे जानने के लिए हर माता पिता के मन में चेष्टा होती है कि वो जिस शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को डाल रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। तो माता पिता की इन्हीं चेष्टाओं को पूरा करता है बलिया जनपद के लिलकर सिकंदरपुर क्षेत्र में स्थित इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल। बताते चले, विगत कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अपना अहम योगदान देकर क्षेत्र के असंख्य बच्चों का भविष्य संवार चुके इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल की विशेषताओं को जानने के लिए स्कूल के प्रांगण में पहुंची एनएसडी टाइम्स की टीम और यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर क्यों जरूरी है क्षेत्र के बच्चों के लिए इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल। तो देखें और जानें स्कूल की विशेषताओं को लेकर क्या कुछ कहे स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकगण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स से मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में। शिक्षा क्षेत्र नवनगर अंतर्गत विद्यालयों में शुमार विद्यालय इनक्रेडिबल के प्रांगण में जानने का प्रयास करेंगे। इस नए सत्र में क्या चीज दिया जा रहा है, नए शिक्षा नीति के तहत विद्यालय में क्या बच्चों को व्यवस्था दिया जा रहा है। प्रबंधक साहब मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि इस सत्र में क्या तैयारियां आपकी हैं और क्या इस समय चल रहा है। आइए उनसे रूबरू होने का पूरा प्रयास करते हैं। एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। हम प्रबंधक हैं इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल सिकंदरपुर लिलकर डिस्ट्रिक्ट बलिया। जी सर, नए सत्र की शुरुआत की गई है और विद्यालयों में सत्र चल रहा है, जानने का प्रयास करेंगे कि इस सत्र में क्या तैयारी आपकी चल रही है। तैयारी जो होती है वो सीबीएसई जैसी को बोलती है, जो गाइडलाइन देती है उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और हर साल जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आते हैं उस दिशा निर्देश को पूर्णतः पालन करने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं और काफ़ी हद तक उसमें हम लोगों ने सफलता पाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर एजुकेशन देने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग बढ़िया काम करें और लगातार करते रहें, इसके लिए तरह तरह के जो शिक्षाविद हैं उनसे भी विचार विमर्श भी हम लोग लेते रहते हैं। हमारे अच्छे कार्य करने की वजह से समाज में जो अन्य विद्यालय हैं उनको भी अच्छा काम करने की उनको भी प्रेरणा हम लोग से मिलती रहती है। कुछ छोटे विद्यालय भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग सीखते हैं और उनको भी साथ लेकर आगे चलने का प्रयास हम लोग का करते रहते हैं। आखिर बच्चे तो वहाँ से ही आते हैं, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं जो दूसरे विद्यालयों से आते हैं उनमें भी बहुत से अच्छे विद्यालय हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ विद्यालय हैं जो थोड़ा सा वहाँ सुधार की ज़रूरत है, वो लोग भी कर रहे हैं। उनके प्रबंधन से भी हम लोग जब बात करते हैं तो लोग कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। बच्चे की प्राथमिक एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है और अगर उस पर कार्य नहीं होगा तो फिर शिक्षा जो है अंधकार में रहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वहीं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राइमरी जो स्तर की जो शिक्षा है उस पर बेहतर टीचर रखने की ज़रूरत है, उनको बढ़िया सैलरी देने की ज़रूरत है, उन पर काम ज़्यादा है और दुर्भाग्य से वहाँ उतना बेहतर कार्य अभी नहीं हो रहा है जो उम्मीद की जाती है। बच्चे का अगर प्राइमरी एजुकेशन कमज़ोर रहेगा तो आने वाले समय में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमारा विद्यालय जो है लगातार अच्छी एजुकेशन देने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को IIT जी नेट लेवल की तैयारी भी हम लोग स्कूली स्तर से ही उस स्तर की क्लासरूम को भी हम लोग डेकोरेट किया है, पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर्स का अपॉइंटमेंट भी हम लोग उसी तरह से करते हैं। जो भी टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं उनके यहाँ लिखित परीक्षाएं होती हैं और उनके क्वेश्चन पेपर भी उसी स्तर पर हम लोग देते हैं जिससे बढ़िया टीचर सिलेक्शन हो जाए। टीचर का सिलेक्शन प्रोसीजर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हम लोग रखा है। रिटन टेस्ट हम लोग लेते रहते हैं, उनका डेमो क्लास होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो हम टीचर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। हम लोग टीचर्स किसी भी जाति धर्म को देखकर टीचर अपॉइंट नहीं करते, हम लोग सीधे क्वालिटी के बेसिस पर टीचर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। पिछले 5 साल 6 सालों से अगर देखा जाए तो इनक्रेडिबल जो है बलिया में सबसे ज़्यादा 90 देने वाला विद्यालय रहा है। परसेंटेज में बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज 90 से ऊपर बच्चे हमारे लाते हैं जो संख्या रहती है और जिले स्तर के जितने भी अच्छे विद्यालय हैं उन विद्यालयों में हम लोग लीड करते हैं
और लगातार काम करते हैं। रिजल्ट जो है हम लोग ऑथेंटिक देते हैं। कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जो रिजल्ट थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, लेकिन इनक्रेडिबल बिल्कुल सही लिखता है, सही रिजल्ट लिखता है। जो भी है, जब भी चाहे उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। उच्च स्तर की सुविधा हम लोग देते हैं। सीबीएसई के द्वारा जो है हम लोगों को रिजल्ट के मामले में एक्सीलेंट ग्रेडिंग सीबीएसई ने इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल को दिया हुआ है, जो बहुत ही चुनिंदा स्कूलों को मिलता है। जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है एकेडमिक में, उनको ये सीट मिलता है। आपके विद्यालय की विशेषता क्या है? विद्यालय पूर्ण रूप से बच्चों के लिए समर्पित है। बेहतर से बेहतर चीज़ जो उनको विकास के लिए कर सकते हैं। बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनको सीधी लाइन खींचनी नहीं आती है, और हम उनको सीधी लाइन खींचना सिखाते हैं और यहाँ से एक बेहतर विद्यार्थी बनाकर भेजते हैं कि जो उच्च शिक्षा जब देश का नेतृत्व करे, इस लायक उनकी हम लोग और यहाँ से रेडी करके भेजते हैं। पूर्णतः समर्पित है विद्यालय ये, और खास तौर पर कमजोर बच्चों के लिए हमारा विद्यालय समर्पित है, और लगातार हमारे सभी अध्यापक, पूरी मैनेजमेंट की टीम उन पर कार्य करती रहती है। एडमिशन की प्रक्रिया आपके क्या है? एडमिशन के लिए लिखित परीक्षाएं बच्चों की होती है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं, और जिसमें जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं इनसे लिए जाते हैं, और पूरे पिछले साल के जो सिलेबस रहते हैं उसी सिलेबस से बच्चों का पूछा जाता है, उसी बेसिस पर एडमिशन। मुख्यमंत्री द्वारा तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार चला रही है, उसके तहत आपके विद्यालय में बच्चों का दिया जाता है। आरटीई के थ्रू जो होता है वो 25% बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भारत सरकार के द्वारा जो प्रावधान है, उसमें जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा दी जाती है। हर साल हमारी सीट जो है भर जाती है। जी, चूँकि जो विद्यालय में बच्चा मिडिल क्लास का लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिसके घर में 2 या 3 बच्चे हैं, और वो दुर्भाग्यवश उन लोग के लिए व्यवस्था पर विद्यालय का जो इच्छुक है पढ़ने के लिए, और मध्यम वर्ग के लोग हैं। कि सेल्फ फंडेड स्कूल होने के वजह से स्कूलों को बहुत ही दिक्कत होती है, और उसमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग सपोर्ट बच्चों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 25% जो बच्चे तो ऐसे ही गरीबी रेखा से नीचे जो आरटीई के थ्रू पढ़ते हैं, उनके फीस को लेकर बड़ी चैलेंज काम हो गया है। गवर्नमेंट से बहुत कम पैसे मिलते हैं, 400 कुछ रुपये मिलते हैं, जो 10 महीने 11 महीने के मिलते हैं, वो भी समय समय मिल नहीं पाता है। इससे बहुत दिक्कत होती है। अब उसके बाद जो है किसी के 3 बच्चे हैं तो उनको कैसे सुविधा दिया जाए, बड़ा चिंतनीय विषय है। फिर भी जो है हम लोग मंथली फीस जो होता है उसका आधा फीस तीसरे बच्चे को, अगर एक ही माता पिता के रहते हैं तो हम लोग माफ़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन शुरू से ही चलता आ रहा है, सभी विद्यालय करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट की स्थिति यह है कि गवर्नमेंट जो है 15 सालों के लिए स्कूल बसों के लिए जो है अधिकृत है चलने के लिए, जबकि 15 साल में 1 लाख किलोमीटर भी गाड़ियाँ नहीं चलती है, तो नई गाड़ियाँ होते हुए भी कबाड़ हो जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम स्कूल में जो विद्यालय में जो चल रहे हैं तो बसें, उनको 20 साल के लिए कम से कम चलाने की उनको अनुमति दिया जाए, जिससे अभिभावकों पर लोड कम पड़े, क्योंकि हर 15 साल के बाद जो है एक बस खरीदनी पड़ रही है, और वो उसकी लागत लगभग 30 लाख रुपये पड़ रही है। एक बच्चे पे 1 लाख रुपये की लागत पड़े, जो 15 साल में नष्ट हो जाता है। अगर एक कमरा बनवाने की बात करें तो एक कमरे की लागत लगभग 10 लाख रुपये आती है, जिसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं, और 50 साल तक चलता है। जबकि एक बस में 30 बच्चे से 40 बच्चे आते हैं और 30 लाख की पड़ती है, और उसकी लाइफ 15 साल ही है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही महंगा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की फीस कम लेने की वजह से क्या है, इस जो है विद्यालय जो है स्कूल की फीस जो है गाड़ी में तेल भरवाने में खर्च कर देते हैं हम लोग पूरी व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो पैसे उनके, और स्कूल की जो फीस ली जाती है वो पढ़ाने पर खर्च किया जाए। और ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जो है हम लोग लगातार करते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आप अपने साधन से विद्यालय अगर आते हैं तो सबसे बेहतर है। इससे स्कूल के पर लोड कम रहेगा और आपको बेहतर शिक्षा देने में हमको मदद मिलेगी। अगर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो इससे स्कूल को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में उनको कहीं ना कहीं से परेशानी होती है। इसका कारण है कि ट्रांसपोर्ट की फीस गवर्नमेंट निर्धारित की है 2020-21 सेशन के अनुसार, जो बेस के अनुसार 1648 रुपये जो है एक बच्चे की ट्रांसपोर्ट अप टू 5 किलोमीटर तक के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि बलिया जिला में अधिकतर स्कूल 500, 600, 700 रुपये लेते हैं, जो गवर्नमेंट के मानक से बहुत कम है। कम से कम उनको 1600 लेना चाहिए। कम लेने की वजह से ही स्कूल में जो क्वालिटी जो चाहिए बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। जी, चूँकि सर आपका विद्यालय का एरिया क्या है?
ये 2.5 एकड़ में बना हुआ विद्यालय है जी जी। और आपके विद्यालय के कमरे कितने होंगे? लगभग 60 कमरे बने हुए हैं, हाँ और जिसमें आपको क्लासरूम्स हैं, टीचर्स के रूम है, प्रिंसिपल ऑफिस है, स्टाफ रूम है, रिसेप्शन है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स लैब और उसके बाद लाइब्रेरी। उस ये सभी चीज़ें स्कूल में बना हुआ है। सीबीएसई के मानक के अनुरूप जितनी भी चीज़ें चाहिए सभी चीज़ बना हुआ है। उतने कैंपस में सब कुछ बना है। लगभग 60,000 स्क्वायर फीट में पूरा कंस्ट्रक्शन स्कूल का है। बच्चों का नामांकन क्या है सर? करीब 1400 बच्चे हैं। हम लोग 35 सेक्शन टोटल चलाते हैं, जी तो करीब 1400 बच्चे हम लोग के यहाँ पढ़ते हैं। जी। क्षेत्र के अभिभावकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अभिभावकों से ये है कि बच्चों के मार्कशीट पर न जाए कि बच्चा मार्कशीट में कितना परसेंट लाया है। यह देखें कि बच्चा जो है जो लाया उसको आता है कि नहीं आता है। इसका जांच जो है अभिभावक अगर नहीं करेंगे तो फिर वो ठगे हुए महसूस करेंगे। तो अभिभावकों से है कि जो अगर बच्चा हिंदी पढ़ता है, हिंदी में अगर उसका 90 आ रहा है, तो क्या उसकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग उसको आती है कि नहीं आती है। जो नंबर्स उसके मार्कशीट में है बच्चा उतना डिजर्व करना चाहिए। बच्चा ने अगर इंटीजर पढ़ लिया है तो इंटीजर के क्वेश्चन उसको आने चाहिए, ना कि सेलेक्टेड क्वेश्चन आने चाहिए। अगर बच्चे का सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई होती है तो बच्चा किसी भी टेस्ट में कहीं भी देना नंबर टेस्ट दे तो बच्चा नियर अबाउट नंबर लाना चाहिए। बच्चे की ठीक पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चा जो 6, 7, 8, 95, 96, 99, 100% तक नंबर लाते हैं और बोर्ड में जाकर जो है वहाँ पर जाकर उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि 6, 7, 8 में जो मूल्यांकन पद्धति है या पढ़ाने के जो तरीके हैं विद्यालय में, वो लोग जनरली बढ़िया नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ जो है, चाहे वो 6 की पढ़ाई हो, चाहे 10th की हो, चाहे 12th का हो, हमारा स्टैंडर्ड एक बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार पूरा मूल्यांकन होता है। अगर बच्चा हमारे यहाँ 6 में 90 लाएगा तो श्योर है कि वो 10 में 90 लाएगा। ये मैं लिख कर दे दूंगा। किसी क्लास में जो बच्चा हमारे यहाँ जितना परसेंट लाएगा उतना मैं बोर्ड में लिख के दे दूंगा, उतना आएगा। हम लोग का जो मूल्यांकन है बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का जो सीबीएसई कहता है उसी के अनुसार हम लोग मूल्यांकन करते हैं। एक नंबर भी हम लोग फर्जी नहीं देते हैं। बच्चा जो डिजर्व करेगा उसको उतना ही नंबर मिलेगा। पेरेंट्स को खुश करने वाले हम नंबर हम लोग नहीं देते हैं। हम ना अभिभावकों को धोखा देते हैं और न खुद धोखा में रहते हैं। जी, जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे सर? आप लोग का सहयोग रहना चाहिए, और स्कूल के अध्यापकों को अगर समाज के लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत ही दुखद बात है। विद्यालय जो संचालन जो समिति है, जो विद्यालय चलाते हैं, उनको लोग शिक्षा माफिया के नाम से जानते हैं, उनको बोलते हैं, कहते हैं कि ये शिक्षा माफिया हैं, लुटेरे हैं। और हमें नहीं लगता है कि लुटेरे बच्चों स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं। जब आप कह रहे हैं कि लुटेरे हैं, जिन शिक्षकों से बच्चे आप पढ़ाते हैं उनको कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितना कमा लेते हो, तुमसे ज़्यादा तो मेरा पॉकेट खर्च है। तो इस तरह से अगर स्कूलों के बारे में अभिभावक कहेंगे और अध्यापकों के बारे में अगर इस तरह से लोग कहते हैं, बड़ा दुख की बात है। अभिभावकों से अनुरोध है कि स्कूल जो चला रहा है उसको शिक्षा माफिया न कहे। अगर आपको लगता है कि शिक्षा इतना आसान है, मैंने स्कूल चलाना इतना आसान है, तो कोशिश करिए कि गवर्नमेंट से कहिए कि वो हर तहसील में 2-2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड स्टेबल कराए। आप देखें कि आप नवोदय विद्यालय को उठा के देखिए, कि आप केंद्रीय विद्यालय को उठा के देखिए, आप सैनिक विद्यालय को उठा कर देखिए। ये जितने विद्यालय हैं यहाँ पर सब प्राइवेट एडहॉक बेस, डेली बेसिस पर टीचर जाकर पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ क्वालिटी का बिल्कुल कोई स्तर ही नहीं रह गया है। आप बलिया जिले के केंद्रीय नवोदय विद्यालयों को देखिए, डेली एडवर्टीजमेंट आता है कि आप आइए डेली बेसिस पर हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो सरकार वहाँ नहीं दे पा रही है। अब अभिभावक सरकार से जो चीज़ पूछना चाहिए वो प्राइवेट स्कूलों पर फोर्स कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। कोई अगर दुर्घटनाएं घट जाती है तो उसमें हमेशा स्कूल प्रबंधन को ही दोषी ठहरा देते हैं, अभी टीचर्स को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हर प्रबंधन जो है चाहता है कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, उनकी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दें।
उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं। अगर कहीं दुर्भाग्यवश कोई घटना घट जाती है, इसमें सभी दोष स्कूल प्रबंधन और उनसे सब जुड़े हुए लोगों को देना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अभिभावकों को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। हर चीज़ को नकारात्मक लेंगे तो आपके बच्चे को कौन पढ़ाएगा। जी, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।